नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे अमित शाह के दौरे के बारे में। जिस तरह से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह आए हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में वो दौरा कर रहे हैं। उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष से ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है। इसके अलावा क्या कुछ है कनेक्शन, क्या बंगाल चुनाव को भी ध्यान में रखकर अमित शाह का ये दौरा है, इस सब पर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरह से बजट सत्र के बाद नीतीश कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे अनंत सिंह और सूरजभान सिंह को लेकर, जो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान ही हमने देखा था कि रंजिश जिस तरह से सामने आई थी, उसके बाद लगातार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अभी 22 फरवरी की ही एक घटना है जिसके बाद से ये चर्चा हो गया है कि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच जो लगातार कलह देखने को मिलता है, उनके जो समर्थक है उनके बीच लगातार जिस तरह से लड़ाइयाँ होती हैं, उसको लेकर किस तरह से मुकामा की राजनीति गर्म हो जाती है। उन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं रामबंधु सर हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अमित शाह के दौरे के बारे में ही। किस तरह से ये दौरा खास है सीमांचल की राजनीति पर? ये क्या सुरक्षा समीक्षा है या कोई अमित शाह सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? बंगाल चुनाव के लिए ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, अमित शाह की जो यात्रा है वो बतौर गृह मंत्री ही आ रहे हैं। जी। 3 दिनों की यात्रा है। वो सीधे हम्म। पूर्णिया आएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से किशनगंज जाएंगे हम्म। और किशनगंज में जिला प्रशासन से वहां की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के समीक्षा करेंगे। हम्म। उसके बाद वो 26 तारीख को अररिया जाएंगे। अररिया में वो एसएसबी की सीमा चौकी सिटी में जो बनी है उसका उद्घाटन करेंगे और फिर 27 तारीख को पूर्णिया जाकर के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसकी वो समीक्षा करेंगे। तो ये उनकी जो मुख्य रूप से उनका जो एक कार्यक्रम है वो सीमांचल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ही है, क्योंकि सीमांचल का जो एरिया है, एक तो वो हमारे देश की भी जो सीमा है, एक तरीके से समझिए कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा और बिहार के सीमांचल का हिस्सा, वो हिस्सा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है। तो ये बेहद ही संवेदनशील इलाका है सुरक्षा को लेकर के भी। और ये जो बैठक है, ये जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी है। लेकिन चुनाव जो समीक्षा है वो केवल राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि सुरक्षा के तौर पे भी, क्योंकि ये जो सीमांचल का इलाका है वो अगर आप जो पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, वो पश्चिम बंगाल के मालदा और दिनाजपुर का जो एरिया है उससे वो मिला, उसकी सीमाएं सटी हैं। तो वहां से चुनाव के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी बात है कि जो सीमांचल का जो एरिया है वो मुस्लिम बहुल है और जो डेमोग्राफी है, यानी जो जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है, वो दिनाजपुर एरिया का, जो मालदा पश्चिम बंगाल का है और बिहार का सीमांचल, वो एक जैसा है, डेमोग्राफी भी एक जैसा है। तो यहां से भी वो एक राजनीतिक संदेश वहां दे सकते हैं। एक सुरक्षा, दूसरी बात राजनीतिक संदेश, और जो चुनाव के दरमियान जिस तरीके की अगर अवैध घुसपैठ की कोशिश हो या कुछ सुरक्षात्मक कोई उस तरीके की कार्रवाई हो जिससे लगे कि सुरक्षा को खतरा है, इन सबों की एक बैठक करना बिल्कुल एक गृह मंत्री की ओर से एक लाजमी भरा कदम भी है और ये बैठक हो रहा है। इसमें जो अररिया में सीमा एसएसबी की जो सीमा सुरक्षा बल की एक सिटी में चौकी बनी है उसका उद्घाटन है। आपको याद होगा कि कभी इसी सिटी में जो सीमा सुरक्षा बल का जो चौकी बना है उसको लेकर के ओवैसी की पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे और इस चौकी को लेकर के उन्होंने आपत्ति प्रकट की थी। उनका कहना था कि एसआईआर बिहार में हो रहा था तो वहां एसएसबी जो स्थानीय बिहार के जो मूल निवासी मुसलमान जो मूल रूप से बिहार में रहते हैं उनको वो डरा रहे थे, धमका रहे थे और घुसपैठिया बता रहे थे। ये उनका अपना आरोप है। और बिहार में वो नीतीश कुमार के पास आकर उन्होंने एक तरीके से कंप्लेन भी किया है कि पूर्णिया अररिया में जिस तरीके से एसएसबी की बहुत बड़ी संख्या में मौजूदगी है, तो क्या सीमांचल को या खासकर इस सिटी एरिया को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है केंद्र सरकार। तो इस तरीके से उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो बिहार की भी एनडीए सरकार है और केंद्र की भी एनडीए सरकार है, इनको ये सीमा सुरक्षा बल अब एक तरीके से उद्घाटन होने वाला है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री करेंगे और
पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनाव के समय में नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ असामाजिक तत्वों का चुनाव के दौरान मिदनापुर, दिनाजपुर के जो एरिया हैं, वहां पे आवागमन की संभावनाएं डर एक रहती है। तो इस लिहाज से भी एक तरीके से समीक्षा बैठक करेंगे। लेकिन अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मानेंगे तो ये भी कहा जाता है कि बिहार के इस 3 दिन के लंबे कार्यक्रम में वो बिहार में जो राज्यसभा चुनाव होना है उसको लेकर के भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है या उम्मीद की जा रही है कि कहीं वो इसी क्रम में पटना आए और नीतीश कुमार से मिलेगी, क्योंकि जो राज्यसभा की बातचीत है इसकी गुत्थी को भी सुलझाना है। लेकिन ऐसा कोई अब तक घोषित कार्यक्रम नहीं है। उनका घोषित कार्यक्रम केवल सीमांचल नहीं है, ये मूल रूप से सीमांचल का ही उनका कार्यक्रम है। जी सर, उसके अलावा हम बात करते हैं बिहार में जिस तरह से कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान के बाद जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं और 10 जो खाली पद हैं मंत्रियों के, उसमें कहा जा रहा है कि जेडीयू के हिस्से आ सकता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, चिराग पासवान भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जिस तरह से हमने कल भी इस पर जिक्र किया था कि चिराग राज्यसभा नहीं जाएंगे, अगर राज्यसभा में अपने उम्मीदवार नहीं भेजेंगे तो मंत्रियों को लेकर कुछ तो बातचीत हुई होगी। तो जातीय संतुलन साधने की जो रणनीति है उस पर जोर है बीजेपी की तरफ से। अगर हम सूत्रों की माने तो कुछ नाम है, अवधेश कुमार का नाम है, कृष्ण कुमार का नाम है, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, जीवेश मिश्रा, नीरज बबलू, इन नामों की चर्चा है। उसके अलावा जेडीयू में उमेश कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, शीला मंडल, महेश्वर हजारी और रत्नेश सदा की दावेदारी इस बार बताई जा रही है। तो नए पुराने चेहरों का संतुलन साधने की जो है वो कोशिश चल रही है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका में रहेंगे या नए चेहरों को भी मौका मिलेगा? जी, बजट सत्र अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा बिहार में, और उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा का चुनाव है। तो राज्यसभा का चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार दोनों समझिए कि एक ही पहलू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा में जिन लोगों को नहीं भेजा जाएगा उन लोगों को संतुलित करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद होगा और मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, और आयोग और बोर्डों में भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं या कुछ नए आयोगों का गठन भी हो सकता है, ताकि बीजेपी और जदयू इन लोगों में जो बड़ी तादाद में लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं या राज्यसभा जाना चाहते हैं, इन लोगों को जो जगह नहीं मिल पाया तो आयोग और बोर्ड में भी मिलेगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा राज्यसभा में 5 सदस्यों की जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद देखिएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की पहल शुरू हो जाएगी। और राज्यसभा और मंत्रिमंडल इन दोनों का जातिगत समीकरण साधने का ही प्रयास है। बीजेपी की ओर से भी होगा और जदयू की ओर से भी होगा। इसमें बीजेपी और जदयू के लोग बनेंगे भी, और अभी जो एक पहलू इसमें चिराग पासवान भी है, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी माता सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती है। तो राजनीति में कोई यूं ही मुफ्त में अपनी दावेदारी नहीं छोड़ता है। अगर दावेदारी अपना छोड़ रहा है इसका मतलब कि कोई और बहुत बड़ा बार्गेनिंग करने को तैयार है। तो ये भी हो सकता है कि उनके कोटे से अधिक उनको बिहार में उनकी पार्टी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो ये होगा निश्चित तौर पे। तो इसमें देखिए, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का कोटा तो खत्म हो गया है, लेकिन अब बच गया है जदयू और बीजेपी, और इसमें हो सकता है कि चिराग पासवान के आए और एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2020 के मंत्रिमंडल में शामिल थे, इस बार नहीं आ पाए हैं, उनमें कई की दावेदारी बनती है जिनका नाम आपने लिया है, तो उन लोगों को रखा भी जाएगा। और इसके साथ साथ जदयू में जो संगठन में फेरबदल होने वाला है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के महीने में ही प्रदेश अध्यक्ष, या मार्च के बाद या राज्यसभा के बाद अप्रैल के महीने में जदयू संगठन में भी बदलाव हो। राष्ट्रीय जो कार्यकारी संजय झा हैं उनके पद का भी बदलाव हो। वहां ये भी हो सकता है कि या तो फिर जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद है वो खत्म कर दिया जाए, केवल नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। तो दोनों तरह की यहाँ पे संभावना है। उनकी जगह संजय झा की जगह कोई और भी ले सकता है, या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खत्म हो सकता है। इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव होगा, क्योंकि उमेश कुशवाहा का जो कार्यकाल है वो भी अब खत्म होने वाला है, और इस बात की चर्चा है कि उमेश कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा। अगर वो मंत्री बन गए तो वो भी पद खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से जदयू के संगठन में फेरबदल, राज्यसभा और मंत्रिमंडल का विस्तार, और आयोग और बोर्डों का
कुछ कुछ आयोगों और बोर्डों का पुनर्गठन, इस ये जो जितनी भी तमाम चीजें हैं वो सब मार्च के बाद यानी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही शुरू हो जाएगी। और इन इन सबों में बीजेपी और जदयू आपस में भी एक दूसरे में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों को बताना है कि बिहार के एनडीए का बिग ब्रदर कौन है। तो निश्चित तौर पे इसमें जदयू की भी हिस्सेदारी काफी बढ़ चढ़ के होगी, और बीजेपी भी, क्योंकि उनके विधायक कुछ ज्यादा हैं ही, तो वो दोनों इसमें शामिल होंगे। और देखने वाली बात है कि फिर लोजपा आर का क्या होता है। वो सिर्फ ऐसे ही दावेदारी छोड़ रहे हैं या इसके बदले उनको क्या मिलता है। अगर उनको बिहार के मंत्रिमंडल में उनके कोटे से अधिक की जगह नहीं मिल पाई, तो हो सकता है कि चिराग पासवान खुद अपने लिए कोई और मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से ले लें। तो ये बस राजनीति है, इसमें देखने वाली बात होती है कि कौन किस स्तर तक बार्गेनिंग करता है, या अब उनके सामने जो अवसर है उस अवसर को किस तरीके से कौन पार्टी भुनाता है। सर, हम लोग मोकामा में जो विधानसभा चुनाव के बाद बाहुबली विधायक अनंत सिंह हैं और सूरजभान सिंह के गुट आमने सामने हैं। अभी हमने 22 फरवरी को ही देखा कि NH-31 में जो पंडारक बाजार है उसमें अनंत सिंह के समर्थक शोभिर सिंह पर गमछे से गला दबाकर जानलेवा हमला हुआ। प्राथमिकी में सूरजभान सिंह, कन्हैया सिंह और उनके बहनोई जो हैं वो खन्ना समेत 8 लोगों पर साजिश और मारपीट का आरोप लगा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि 30 अक्टूबर 2025 को जब आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या के बाद वहां पे तनाव बढ़ा था, पुलिस जांच में जुटी है और फिर समर्थकों ने जो है वो तनाव अभी तक कायम कर रखा है। तो ये हमला जो है वो चुनावी रंजिश का नतीजा है या क्या? इस पर पुलिस, क्योंकि मोकामा की बात है, क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी? ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये चुनावी रंजिश तो समझिए कि पूरे घटनाक्रम का एक हिस्सा है। इन दोनों में अपनी परंपरागत दुश्मनी भी है। ये 90 से के दशक से ही इन दोनों में काफी आपस में वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती है। शुरुआत के दिनों में ये दोनों साथ में थे, उसके बाद इन दोनों में टकराहट काफी हुई है। और टेंडर के मसले में, ठेकेदारी के मसले में, स्थानीय वर्चस्व के मसले में इन दोनों में काफी गैंगवार हुआ है। एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे पे अक्सर हमलावर रहे हैं। इसी बीच तो विधानसभा चुनाव हुआ, तो चुनावी राजनीति में भी दोनों आमने सामने आ गए। सूरजभान सिंह की पत्नी और अनंत सिंह दोनों आमने सामने आ गए। तो ये भी एक तरीके से समझिए कि एक तो पहले से टकराहट थी ही, चुनावी राजनीति में आमने सामने आने से भी जो राजनीति है वो अपने परवान पे चढ़ गई। अब देखिए, जब चुनाव से कुछ दिन पहले सूरजभान सिंह ऐसा बोले कि अनंत सिंह के पक्ष में कुछ सकारात्मक बोले थे कि वो अनंत सिंह का भी समर्थन कर सकते हैं। एक बयान उनके मीडिया में आया था। उसके बाद जब अनंत सिंह आए तो उनके इस बयान को एक अवसरवादी या मतलबी इंसान के बयानबाजी के रूप में कह के इसको खारिज कर दिया। तो एक संभावना दिख रही थी कि क्या दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब चुनाव हुआ तो दुलार चंद की वाली जो घटना है, इस घटना से इन दोनों का आपसी जो तनाव है वो अपने चरम पे आ गया। और उस घटना के कारण ही जो वीणा देवी हैं उनकी इतनी करारी हार हुई। चुनाव में हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से करारी हार हो गई, जो वोट के में जो अंतर था, वो अंतर इस घटना का आक्रोश था। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन दोनों की जो आपसी रंजिश है वो और भी विस्फोटक हो गया। और उसी के क्रम में ये जो शोभिर सिंह पे जो हमला हुआ है पंडारक बाजार में, उन्होंने आरोप लगाया कि उनपे जानलेवा हमला हुआ, उनपे बहुत गंभीर तरीके से उनकी मारपीट की गई और उसके बाद गमछे से गले घोट के हत्या की कोशिश की गई, ये उनका आरोप है। और इस आरोप में सीधे तौर पे वो सूरजभान सिंह के बहनोई माधव खन्ना पे आरोप लगाते हैं, और उनके साथ साथ सूरजभान सिंह, उनके भाई कन्हैया सिंह समेत उन 8 लोगों पे जो उन 8 लोगों में भी काफी नजदीकी लोग हैं सूरजभान सिंह के, इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। तो ये घटना में हुई है या इसमें भी कोई साजिश है? जैसे दुलारचंद की घटना में हत्या है या एक हादसा है, ये भी तो जांच के बाद पता चलेगा। उसी तरीके से ये घटना क्या है? क्या एक मामूली झड़प है
सोबीर सिंह और माधव खन्ना के बीच जो कि एफआईआर में या आगे चल करके अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह के रूप में बदल गया, या वास्तव में सूरजभान सिंह के खेमे के द्वारा ये अनंत सिंह के समर्थक की हत्या की एक कोशिश है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पंडारक बाजार समेत जो मोकामा का क्षेत्र है वो बहुत ही एक तरीके से पुलिस उस पर निगरानी रख रही है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील हो चुका है। दोनों काफी ताकतवर बाहुबली हैं, दोनों ताकतवर बाहुबली हैं। अगर आप कुछ रिटायर बिहार के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी का संस्मरण सुनेंगे, कुछ भूतपूर्व डीजीपी का संस्मरण सुनेंगे, वो बताते हैं कि बिहार में सबसे पहले AK-47 अगर कहीं आया था तो सूरजभान सिंह के पास आया था। तो ये दोनों काफी ताकतवर बाहुबली हैं। दोनों का आपस में टकराना मोकामा क्षेत्र के लिए, आम जनजीवन के लिए एक तरीके से चुनौती या समस्या बन जाती है। अनंत सिंह के समर्थकों पे कई बार हमला हुआ है, घंटों गोलियां चली चुनाव से कुछ महीने पूर्व। इसको लेकर के सोनू मोनू गैंग को लेकर के जो गोलियां चली थी, तो सोनू मोनू गैंग भी माना जाता है कि वो सूरजभान सिंह से जुड़ा है, या ये भी जो हमला हुआ ये सूरजभान सिंह के कहने पे हुआ। तो एक तरीके से इन लोगों में गैंगवार होता है, और स्थानीय लोगों के लिए उनका जो जनजीवन है वो चुनौती बन गया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका इन तीनों विषयों पर जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।